नमस्कार। आज हमारे साथ है सचिन वाघाड़े जी, जो दक्षिण पश्चिम विधानसभा जो है नागपुर की, वहाँ के अपक्ष उम्मीदवार हैं। तो सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। और आप बताइए कि मतलब कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है पॉलिटिक्स में, और कब से आप पॉलिटिक्स में हो? मैं पॉलिटिक्स में मैं पहले तो पॉलिटिक्स में नहीं था, लेकिन मैं जब यूथ के विषय लेके आगे आता हूँ तो पॉलिटिक्स ये जो माध्यम है ये हर चीज़ में जुड़ा हुआ लगता है, इसलिए मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ। और अभी नागपुर दक्षिण पश्चिम से कंटेस्टेंट हूँ। तो जैसे आप बता रहे हो कि यूथ के लिए आप स्पेसिफिकली आए जी। हो, तो क्या आपके ऐसे मुद्दे जो आप यूथ के लिए करना चाहोगे? मैं मेरे मतलब आपको बताओ कि मेरा खुद का एक विज़न है इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लेके, इस शहर को लेके और इस राज्य के लिए जो ज़रूरी है यूथ के लिए। मेरा एक खुद का विज़न है कि हर जिले में एक जो यूथ को सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो आज तक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है यूथ को, रोज़गार की, और उसके लिए ऐसा एक कॉन्क्रीट सॉल्यूशन होना चाहिए जिसका एक रोज़गार भवन निर्माण, मतलब मेरा एक भवन निर्माण का कार्य है, जहाँ पे यहाँ के प्राइवेट सेक्टर से लेके गवर्नमेंट सेक्टर की सब जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, रोजगार का माध्यम होते हैं, और उसी में जिससे वो एंटरप्रेन्योर बने, स्वयं रोजगार खोल सके, इसका भी नियोजन उस रोजगार भवन में हो। ऐसी मांगनी कौन कर सकता है? एक चुना हुआ लोक प्रतिनिधि, और जो राज्य सरकार में बैठे, वो मंशा से मैं यूथ के लिए उस काम को लेके आया हूँ कि मुझे वो करना। ओके, तो बेसिकली यू आर फोकस्ड मोर ऑन स्किल डेवलपमेंट, एंड जो लोगों को जो आजकल भटक चुका है थोड़ा बहुत यूथ इधर उधर, उनको थोड़ा स्किल डेवलप करके उनके लिए जॉब्स आप क्रिएट करने का देखते हो। हाँ। और कुछ अपॉर्चुनिटीज एंटरप्रेन्योरशिप, हाँ, उनके पास पहुंचे वो जॉब और उनको मिले। ओके। तो आज की परिस्थिति में आपको क्या दिखता है, यूथ के लिए क्या चीज हो रही है और क्या चीज होनी चाहिए? आज की परिस्थिति में यूथ के लिए तो कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि अभी जो सिनेरियो आप देखोगे तो, या आप बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां देखो, या इस साइड की देखो, सत्ता की पार्टियां देखो या विपक्ष की पार्टियां देखो, इनके जो कार्यकर्ता है, इनके बच्चे खुद के बेरोजगार है, या सत्ता के कार्यकर्ता या विपक्ष के, इनके खुद के बच्चे। एक मिनट में रोकना चाहूंगा, इनके खुद के बच्चे बेरोजगार भारत में है क्या? पहली बात तो बड़े शुरुआत यहाँ से नहीं, ये भारत में रह रहे कि नहीं? नहीं, जो बड़े नेता है, नेताओं के बच्चे भारत में नहीं है, जो कार्यकर्ता है इनके, जिनके लिए वो अभी जो भटक रहे हैं, दर दर जाके भटक रहे हैं, और उन कार्यकर्ताओं को खुद का बेटा या बेटी जॉब पर नहीं है, कोई उनके लिए रोजगार की बात नहीं है, और ये उस नेता के लिए वोट मांग रहे हैं जो उसके लिए कुछ कर नहीं रहा है, उसके लिए रोजगार का बोले तो उसको टला रहा है। ये तो जनता को मैं बताना चाहूंगा, कार्यकर्ताओं के जो हाल है आज के, जो बड़ी पार्टीज के जो सो कॉल्ड कार्यकर्ता है, उन पे सही में ऐसा दया आती है, उन पे तरस आती है कि बेचारे 4 दिन पहले जिसके विरोध में बोल रहे थे है ना, हाँ, आज उसके पक्ष में बोलना पड़ रहा है उनको, और मतलब प्रचार करना पड़ता है। सपोज मैं एक बड़े पार्टी का कोई कार्यकर्ता हूँ, मैंने 10 साल लगा दिए अपनी जिंदगी के उस पार्टी के लिए, उसके बाद कोई आता है जो कि अपोजिशन में था, लेकिन डायरेक्टली इतनी बड़ी पोस्ट उसको मिल जाती है 2 दिन में। मेरे 10 साल वर्सेस उसके 2 दिन। पैसा इसके पीछे सबसे बड़ा मैटर है, जिसके पास पैसा उसको टिकट, और ये टिकट जो कंसेप्ट है ना, वो गलत है। ओके। क्योंकि मेरा जो इलेक्शन का अभी मैनिफेस्टो है, या मेरा जो विजन है, वो है 0 बजट इलेक्शन। अब लोग सोचेंगे ये 0 बजट मतलब एकदम जीरो क्या, फिर जमानत के तो पैसे कहाँ से लाया? बहुत लोग बोलते हैं मुझे। जो प्रोसेस है वो तो होनी है, लेकिन 0 बजट मतलब क्या? 0 बजट वो कि मैंने लोगों का पैसा, मतलब मैं चुन के आया हूँ, या मैंने लोगों से पैसा लिया हुआ है, मैं कोई पार्टी का एमएलए रह चुका हूँ या कोई मिनिस्टर रह चुका हूँ, मेरे पास बहुत सारा पैसा आ गया, लोगों का मैंने पैसा कमाया। अब आपको बात पता है, लोगों को पता है कि वो किस जरिए से कमाया। वो पैसा आज जितना वो बांट रहे हैं, जितना वो खर्च कर रहे हैं, लोगों को दिख रहा है ना, कितनी बड़ी बड़ी एडवर्टाइज दिख रही है, मतलब वो पैसा जनता का है, और जनता को वो पैसा दिख रहा है, और जनता उसके इन्फेक्टेड हो रहे हैं कि ये बहुत बड़ी पार्टी है, ये बहुत पैसा खर्च कर रहा है। मतलब पैसा आपका खर्चा कर रहा है, आपके लिए कोई काम नहीं कर रहा है, आपका बच्चा बेरोजगार है, आपकी हेल्थ खराब हो रही है, मतलब इस शहर की हालत भी उसी हिसाब से हो रही है।
मतलब यहाँ पे जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों को कराया जा रहा है। और आप बोल रहे हैं कि ये पार्टी बहुत बड़ी है, इसके पास बहुत पैसा है और ये बड़ा है और ये जीरो बजट है। ऐसा नहीं है, मेरा जीरो बजट ये है कि मैं जो जीरो बजट जो खर्चा कर रहा हूँ इलेक्शन में, मेरा खुद, मैं अभी खुद पढ़ाता हूँ बच्चों को, जो अर्निंग्स आती है, मैं खुद फार्मर हूँ, जो मुझे उससे अर्निंग आती है उससे मुझे जो तकलीफें मैं खुद भोग रहा हूँ, मैं एज ए यूथ हूँ। तो आज जो मुझे क्लियर दिख रहा है ना कि क्या हो रहा है आज समाज में, क्या हो रहा है। आज सरकारी भर्तियां नहीं है, आज सरकारी भर्तियां कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हो रही है। और कॉन्ट्रैक्ट किन को मिल रहे हैं? जो कॉन्ट्रैक्ट कंपनियां, जो बड़े ठेकेदार हैं, उनके थ्रू हो रहा है। वहां पे पूरा नेपोटिज्म दिख रहा है। बिल्कुल सीधा नेपोटिज्म, सीधा सीधा रिपीटेड वही कॉन्ट्रैक्टर्स को मिल रहे हैं। रोड्स के काम आप देख लो, जहाँ पे जैसे आप साउथ नागपुर की बात कर लो जी, आपको बहुत जगह पे ना रोड्स के कॉमन आपको नाम दिख जाएंगे। ठीक है, सेम अपना साउथ वेस्ट में भी चालू है। साउथ वेस्ट में सबसे ज्यादा जैसे अभी ऐसा चल रहा है कि नागपुर खुदा पड़ा है आप उसे बोलेंगे खुदा, नागपुर खुदा पड़ा है, ऐसी हालत साउथ वेस्ट नागपुर नहीं, पूरे नागपुर शहर की है। बिल्कुल, साउथ वेस्ट नागपुर एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मतलब जहाँ पे आप अगर रोड्स के कंस्ट्रक्शन की बात करो तो रोड्स जो पहले डांबर के थे वो अच्छी कंडीशन में रह के भी, या फिर थोड़ी बहुत कंडीशन ऐसी जिसको पैचअप करके ठीक हो सकता था, वहाँ पे वो पुराने रोड खोद के उन पे सीमेंट के रोड्स बनाए गए, वो भी विदाउट एनी पब्लिक डिमांड। एकदम डेमोक्रेसी का तो मतलब थोड़ा सा ऐसा शैडो हाँ, ऐसा आपको बताओ डेमोक्रेसी। अभी कुछ सालों पूछा ही नहीं हमसे। पहले नागपुर को ग्रीन सिटी करके अवार्ड मिला था। वो सेकंड ग्रीन सिटी, वो किस एरिया को ज्यादा ऑब्जर्व करके दिया था? इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को देखा था। इस विधानसभा क्षेत्र की जो तब परिस्थिति थी उस साल, जिस साल इसको मिला, डांबर रोड अच्छे थे, यहाँ की ग्रीनरी अच्छी थी। जब से ये जो कंट्रैक्टदार मराठी में बोलते हैं उनको, जो ये आए हैं बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर, इन लोगों ने ये कॉन्स्टिट्यूएंसी को खोद के रख दिया, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के इतने बड़े काम कर दिए कि जिसकी वजह से इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में और नागपुर शहर में लोगों के गले तक, नाक तक पानी आ गया। डाइवर्जेंस पे डाइवर्जेंस सहन कर रहा हूँ मैं हाँ, जैसे मेरा खुद का एग्जांपल मैं बताता हूँ। मैं जहाँ पे रहता हूँ ना, लाइक प्रताप नगर का एरिया पड़ता है वो, एंड मेरे लिए मेट्रो इज यूजलेस। ओके, मेट्रो इन्होंने बनाई, आई अप्रिशिएट, ओके, बट मेट्रो भाई यूजलेस है मेरे लिए। मैं अगर मेट्रो की तरफ जाऊँ भी, छत्रपति स्क्वायर पहुंचने में 10 से 12 मिनट 15 मिनट कुछ लग जाते हैं ट्रैफिक के हिसाब से। तब तक तो भाई मैं इधर उधर भी गाड़ी लेके निकल जाऊँ तो भी अच्छा है, क्योंकि वहाँ तक आप पेट्रोल में ऑलरेडी खर्चा कर रहे हो, उसके बाद आपकी 30 रुपये की टिकट आना जाना, मतलब 60 रुपये वैसे ही सेम पेट्रोल का कॉस्ट अगर मैं लगाता हूँ, और जो टाइम मेरा जा रहा है वहाँ तक पहुँचने में, आई थिंक 5 मिनट और कहीं पर डाल के और कहीं पे पहुँच जाऊँ। अभी तो मेट्रो मतलब एक तो मेरे लिए छत्रपति जाता है, नहीं तो फिर सुभाष नगर जाओ भाई। बिल्कुल, पास में कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ऑप्शन नहीं है। और बसेस जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की है, एक को लग के 1-2-3 बसेस साथ में आती है, उसके बाद 40 मिनट 50 मिनट कोई बस नहीं। बिल्कुल यही हालत है सिचुएशन। अभी आपको बताओ, आपने मेट्रो का विषय बताया, नागपुर शहर में मेट्रो कितने रुपए की बनी? नागपुर शहर में मेट्रो आज जब कम से कम 15,000 करोड़ का पूरा प्रोजेक्ट है, उससे भी ज्यादा जा रहा है वो अभी और नया फेज का शुरू है उनका। उसमें आज सोचो आप 15,000 करोड़, ठीक है, और उसमें अपने नागपुर के कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। हम लोग, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो मैं विरोधी हो गया होगा, मैं एंटी कुछ तो भी हो गया होगा, लेकिन जो आपके कार्यकर्ता है, आपके सत्ता के पार्टी के कार्यकर्ता है, उनके बच्चों को तो नौकरी दो। उनके बच्चे जा रहे हैं दुकानों में काम करने के लिए। मुझे पता है, मैंने बहुत से ऐसे कार्यकर्ता है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ये नागपुर शहर के हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में देख रहा हूँ कि उनके बच्चे जा रहे हैं दुकानों में काम करने के लिए। उनके बच्चों को वहां पे पोछा मारने के लिए नहीं रख रहे वो, तो उनके बच्चे तो कम से कम उनके बच्चों को लगाओ। बाकी विरोधी है तो उनको लगाओ, वो तुम्हारा कैडर बेस कार्यकर्ता है ना, तो उन लोगों को तो लगाओ। तो कोई सत्ता की पार्टी और विपक्ष की पार्टियां भी, इनके जो मिले लोग हैं, आपको बता दो कि अभी सत्ता में कौन है, विपक्ष में कौन है, इन लोगों को कुछ पता नहीं है, क्योंकि पूरी मिलीजुली सरकार है। विपक्ष वाला भी ऐसे पता चल गया है कि रातों रात वो उसमें गया, और सत्ता वाला कब साथ में हो रहा है। ये पूरा नागपुर का नहीं बोलूंगा मैं, पूरे महाराष्ट्र का इशू है ये।
भाई आप जिसको वोट दे रहे हो इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के तुरंत पहले पता नहीं क्या हो सकता है, ये इधर का उधर चला जाए, उधर का इधर आ जाए। मतलब किसको चुन के दिया था, कौन कुर्सी पे बैठा है, ये कैसे आ गया, क्यों आ गया, और आने के बाद में भी क्या किया। यस, यही, क्योंकि आपको बताऊं मैं कि ये भी घरानेशाही के ऊपर जो बोल रहे हैं ना अपन, नेपोटिज्म जो बोला, ये आपको, आप अगर ऑब्जर्व करोगे या इतिहास, महाराष्ट्र की नेताओं की इतिहास अगर पढ़ोगे, कोई भी नेता ले तो शायद इस कॉन्स्टिट्यूंसी के माजी मुख्यमंत्री जो है उनसे लो, या और कोई मामू, हम मामू बोलेंगे उनके, क्योंकि माजी मुख्यमंत्री, उनको मुख्यमंत्री हमके लिए छोटा हो जाता हो, तो मामू बोलेंगे उनको, माजी मुख्यमंत्री। तो माजी मुख्यमंत्री का भी इतिहास लो आप, या और कोई भी, क्योंकि इनको भी बैकग्राउंड है, इनके पापा भी एमएलए एमएलसी रह चुके हैं। लेकिन ये जो है ना फेस, अब 1990 1995 जो ग्राउंड रूट के कार्यकर्ता है ना, वो नेता बने। इसके बाद जो है ना 95 के बाद नेता बनना कम हो गया। आप गिन के उठा दो महाराष्ट्र के अंदर में सेल्फ मेड कोई नेता है करके, नहीं है। 95 की जो बैच है, उसके बाद में महाराष्ट्र के अंदर में मुझे कोई ऐसा गरीब घर का बच्चा नेता बनाओ, ये नेता बनने की सिस्टम बंद हो गई है, क्योंकि अभी हो गया है कमर्शियलाइजेशन। अब इसका बेटा आएगा, उसका भतीजा आएगा, मतलब बेटा भतीजा बाद में ये जा रहा है। अभी सामान्य घर से, गरीब घर से कोई बच्चा आ नहीं रहा है, जिसके पास पैसा है वो इस चुनाव में आ रहा है और वही अपना दिखा। बराबर, आपने जो अभी बोला कमर्शियलाइजेशन, बिल्कुल कमर्शियल, ये सिर्फ आपने बोला पॉलिटिक्स के फील्ड में है ना। अब जब अपन ऑब्जर्व करते पिछले कुछ सालों का डेवलपमेंट, जो सो कॉल्ड डेवलपमेंट, जी 1 लाख सो कॉल्ड डेवलपमेंट जो नागपुर में हुआ है, उसमें सिर्फ कमर्शियल चीजें ही हमें देखने को मिली है। ऐसा कोई भी ऐसी सुविधा हमको देखने को नहीं मिली जो कि गवर्नमेंट ऑपरेटेड हो। जैसे कोई स्पोर्ट्स का, हमको स्पोर्ट्स फैसिलिटी नहीं मिली है जो गवर्नमेंट ऑपरेटेड हो। स्पोर्ट्स के ट्रेनिंग सेंटर्स, ठीक है, मानकापुर स्टेडियम आप बोलोगे, बट इट्स नॉट अ ट्रेनिंग सेंटर। मैं बोलूँ जैसे चंडीगढ़ में, हरियाणा में लोग स्पोर्ट्स के लिए यूथ को ट्रेनिंग्स देते हैं और वो गवर्नमेंट ऑपरेटेड रहते हैं। ऐसी कोई सुविधा नागपुर में नहीं है। कुछ फ्री लोगों के लिए, कुछ फ्री में कुछ गवर्नमेंट कर रही है, वो कुछ हमको नागपुर में देखने को नहीं मिला है। सारी जितनी भी चीज़ें हमको देखने को मिली है, एक तो जगह जगह पे मॉल्स खुल रहे, अगेन कमर्शियल डेवलपमेंट है, ठीक है, महा मेट्रो अगेन डेवलपमेंट है, ठीक है। मतलब व्हाट आर यू प्रोवाइडिंग एट द कॉस्ट ऑफ नथिंग बट फॉर द पीपल एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। मुझे तो दिख नहीं रहा है। तो जैसे ये लोग, अगर आप दिल्ली में देखोगे है ना, बस फेयर्स कम है, ठीक है, किसी एक यूनिट तक वो बिजली भी फ्री दे रहे थे। सेम चीज़ नागपुर में क्यों नहीं होती? खुश थी, मंशा चाहिए। देखो बड़ी बड़ी बातें जो ये लोग करते हैं, वो कभी इनके धरातल पे उतरती वो नाग नहते तो साफ नहीं हुए। नहीं, इसके लिए मंशा चाहिए ना, नियोजन चाहिए। इनका सारा दिमाग जा रहा है कंस्ट्रक्शन में, इनका जा रहा है कंस्ट्रक्शन ही डेवलपमेंट है। मतलब यहाँ पे बस सीमेंट का रास्ता डालो, या डामर के अच्छे रोड है उसको खुदवाओ, नया सीमेंट का रोड डालो, उसको फिर से खुदवाओ, नई लाइन डालो। मतलब सारा नियोजन बस वही है। मतलब इनके इंजीनियर इतने महान है। मैंने बीच में अभी कुछ दिनों पहले दिखाया, वहां पे भी वही हालत है कि डामर रोड है, वहां पे सीमेंट रोड डाल है ना। लोगों से टैक्स लो, हाँ ओके, रोड टैक्स से ही, मतलब आप गाड़ी भी ले रहे हो तो भी आप रोड टैक्स दे रहे हो, आप इनकम टैक्स भी ले रहे हो। इसमें तो और है, नागपुर शहर के अंदर में दो टैक्स होते हैं, एक एनएमसी का भी होता है और एनआईटी का भी होता है। हाँ। मतलब लोगों को पता ही नहीं है उनका टैक्स कितना बढ़ते जा रहा है। वही तो, उसी टैक्स के पैसे से रोड बनते हैं, फिर आप टोल टैक्स भी ले रहे हो। और कर्जा कितना, जिस चीज के लिए मैं पैसा दे चुका हूँ और जिस गाड़ी को खरीदने के लिए और उसको रोड पे चलाने की परमिशन के लिए मैं ऑलरेडी पैसा दे चुका हूँ, अब वही रोड मेरे को यूटिलाइज करने के लिए जो मेरे पैसों से बना है, उसके लिए मेरे को और पैसा देना है। बिल्कुल, ठीक है। और वो भी अभी सिस्टम ऐसा हो गया कि अभी कैश नहीं जाता है ना, नहीं, अभी फास्टैग है। तो कैसा, लोगों को समझता नहीं कितना कटा, ठीक है। और वो कब बढ़ा, हाँ, पहले 15 रुपए 20 रुपए, ये जमाना में देख चुका हूँ, ठीक है। अभी 60 70 80 ऐसा सब कट जाता है डायरेक्टली। और अभी तो वो भी हटाने वाले बोलते हैं, बोले हाँ बस सैटेलाइट, हाँ बस नंबर देखेंगे और नंबर, हाँ, क्लिक करेंगे, सबको डिडक्ट माइनस। हाँ, तो ये जो चीज है ना,
ऐसा लग रहा है जनता की आंखों पे पट्टी बांधने वाली ये सब चीजें हो रही है। पट्टी नहीं है ये, रक्त, उसको क्या बोलते हैं, ब्लड चूसने का कार्यक्रम है ये जो नियोजन है, ये पैसा अभी देखो, सब पैसा अब खर्च कर चुके हैं, अब कर्जा हो चुका है, अभी 1 लाख करोड़ का कर्जा सिर्फ नागपुर के ऊपर है। हाँ ठीक है चलो, सिर्फ 7 लाख करोड़ में बोल रहा था, उस पे ये- महाराष्ट्र पे। हाँ 1 लाख तो नागपुर के ऊपर है, मैं नागपुर की बात करूंगा हम्म। क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूंसी को मुझे प्यार है, ये नागपुर शहर को मैं बहुत चाहता हूँ। क्यों ये शहर जो था उससे बदतर हालत में जा रहा है। और अभी आपको बताओ कि दिल्ली में जो पोल्यूशन का कंडीशन है, वो कंडीशन में अपना शहर ना जाए, इसलिए ये कोशिश है मेरी कि यहाँ अगर अच्छा लोक प्रतिनिधि जो आवाज उठाने वाला हो, इस शहर के अंदर में कंसर्न हो उसके स्वास्थ्य के लेके, इस शहर के स्वास्थ्य को लेके। बिल्कुल, आपने देखा है पिछले 5 सालों में एयर क्वालिटी जो है नागपुर की बहुत बद से बदतर हो रही है। बिल्कुल हो रही है। नागपुर अभी पहली बार नॉन अटेनमेंट सिटी में कंसीडर हुआ है। नॉन अटेनमेंट सिटी में नागपुर है, यानी कि जिसका एयर पोल्यूशन जो है वो बहुत गंदे स्तर पे जा चुका है पिछले 5 सालों से लगातार। और इसको जिम्मेदार यहाँ के लोग प्रतिनिधि हैं, ये लोग नहीं कर रहे काम, और इनका सारा का सारा ध्यान सिर्फ उस कंस्ट्रक्शन, उस डेवलपमेंट पे। ये डेवलपमेंट है, इसे डेवलपमेंट कहेंगे? लोगों के आज शहर के अंदर में टीबी, कैंसर, ये सबसे ज्यादा बीमारियां लोगों को हो रही है। किन की वजह से हो रही है? ये इन लोगों की वजह से हो रही है जो यहाँ के नेता है। बिल्कुल, हमने भी देखा है कि कोई भी जो है ना नेता, सिर्फ एक तो कंस्ट्रक्शन पे फोकस्ड है, आपने बोला, ये डेवलपमेंट है। दूसरा अब जीएमसी के हाल देख लो, कॉरिडोर्स देख लो जीएमसी के, आप टॉयलेट्स देख लो, जीएमसी के टॉयलेट में कभी कभी पानी नहीं आता। अब द्रौपदी मुर्मू जी जब आई थी नागपुर में पिछले साल, तब आप देख लो न्यूज वहाँ के कवरेज कि जीएमसी के टॉयलेट्स के हाल क्या थे, वहाँ पे स्वच्छता कैसी है, मेडिकल फैसिलिटी कैसी थी। जीएमसी की हाल अभी भी देखो, बड़ा नेता आने की जरूरत ही नहीं है। मतलब अभी भी अगर फंडिंग मिल रही है तो जीएमसी वालों को क्या करना है, उनको मल्टी लेवल पार्किंग बनानी है, वहाँ के बेड नहीं बढ़ाने हैं, वहाँ का ऑक्सीजन लेवल नहीं बढ़ाना है, वहाँ के डॉक्टर्स पेशेंट्स को चाहिए, जो सुविधाएं पेशेंट्स को चाहिए, जो लोगों की डिमांड है वो तो रही दूर, लेकिन हमको क्या करना है, हमको पार्किंग बनानी है बॉस। और वो भी मतलब जो डेवलपमेंट जो हो रहा है, देखो अभी अपन ने बोले कि जैसे डेवलपमेंट का विषय है, ये लोग सिर्फ कंस्ट्रक्शन पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, आप कंस्ट्रक्शन भी कुछ जगह पे जरूरी है, जैसे जहाँ जरूरत है वहाँ लोगों को पूछा नहीं जा रहा है उसके घर के। अभी मेरे इस कॉन्स्टिट्यूंसी दक्षिण पश्चिम में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके घरों के सामने बहुत ही अच्छे रोड थे, बहुत ही अच्छे झाड़ें थी, जिसकी वजह से उनके एरिया में, नागपुर शहर में लोग सिर्फ घूमने के लिए इस कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमने आते थे, घूम के जाते थे। ये ग्रीनरी अच्छी थी, ऑक्सीजन मिलता है, शाम के समय में अच्छा लगता है। आज वो हालत नहीं है। यहाँ पे उस सीमेंट रोड को, अभी लोगों का घर यहाँ है, ये यहाँ का डामर रोड है, बिना पूछे उनके घर के सामने ये लेवल पे लाए और उनके घर नीचे। ड्रेनेज का कोई वो पानी उनके घर नहीं किया। लोगों ने, मैं बता रहा हूँ, लोगों ने खुद के पैसे लगा के वो सीमेंट के रोड्स पे जो उनके कंस्ट्रक्शन हुए उनसे बिना पूछे उसमें होल करके, ये पूछना नहीं था, ये जवाबदारी किसकी है? ये पूछना था वो लोग प्रतिनिधि का। उसकी जरूरत क्या है? सिर्फ 5 साल के बाद आने के बाद चुनाव चुनने के लिए मुझे दो वोट, मैं इस राज्य का मामू बनने वाला हूँ। नहीं, 1500 का विषय नहीं है, विषय उन लोगों की जान का ना। आपने देखा नहीं अभी ये आने वाले दिनों में, जो आने वाले दिनों में भी, अभी पिछले दिनों में क्या बोले थे, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल के लिए हम, ये जो अभी पुल टूटा अंबाझरी का, वहां से जो पानी लोगों के घर से घुसा, उसके बाद में वहां पे विजिट मारी और वहां पे क्या बोले, मीडिया में आप वीडियो देख लेना, मीडिया में क्या बोले कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल हमने किए। आज तक मुझे शॉर्ट टर्म गोल भी नहीं पता चले। अरे एनएमसी में आप जाओ और किसी अधिकारी को पूछ लो कि भाई अगले 5 साल का तुम्हारा वेस्ट मैनेजमेंट का प्लान क्या है, चलो लॉन्ग टर्म बता दो, चलो शॉर्ट टर्म 2 साल का प्लान बता दो। कॉन्ट्रैक्ट के अधिकारी है, वो कुछ बताने वाले हैं। ना वेस्ट मैनेजमेंट का है, ना ग्रीनरी मैनेजमेंट का है, ना गार्डन डिपार्टमेंट का कुछ डेवलपमेंट का प्लान है। कुछ प्लान इनके बने हुए ऑन पेपर नहीं है। अगर होंगे तो हमको दिखा दो बॉस कि ये हमारा, हम 2 साल में ये इम्प्लीमेंट करने वाले, ये हमारा टाइमलाइन है। अगर तुमको गोल्स की बात करनी है तो ऑन पेपर कीजिए। मेरा तो चैलेंज है, मेरा चैलेंज क्या है कि क्या इनके पास नागपुर शहर के स्वास्थ्य की जो हालत है, आज नागपुर शहर में टीबी, कैंसर, दमा जैसी बीमारियां सबसे ज्यादा है।
आज आप सर्वे कर लो, ईमानदारी से इस गवर्नमेंट में होना, उन लोगों ने सर्वे कर लेना चाहिए इस शहर की हालत क्या हो गई है। आज कैंसर जैसी बीमारियां क्यों बढ़ रही है? आज रास्ते से जाओ ना, सिर्फ सीमेंट उड़ता है, बिल्कुल वहां धूल नहीं उड़ती है, वो सिर्फ सीमेंट उड़ता है। मुझे वो कंस्ट्रक्शन से प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत नहीं है। जहाँ जरूरत है वहां आप कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, वहां नहीं। जहाँ जरूरत नहीं है ना, वहां अच्छा है ना, वहां खोदो और लोगों को और डुबा दो पानी में। और रही बात यहाँ के एम्प्लॉयमेंट की, नागपुर शहर में एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या कर रहे हैं कि वो ऐसा रेलवे का टिकट लेते जो यूजुअली एक तो पुणे करेंगे, नहीं तो बैंगलोर करेंगे, बस। दिस इज व्हाट एम्प्लॉयमेंट इन नागपुर इज। अगर गलती से लग गया तो वर्क फ्रॉम होम कर लो भैया नागपुर से। मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी के जो लोग हैं, यहाँ के जो युवा साथी, मेरे जो युवा साथी हैं, मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि देखो दोस्तों, आप लोग ये शहर छोड़ के बाहर जो हो जॉब कर रहे हो, इसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ जो फैसिलिटी आपको नहीं दी, यहाँ के लोग प्रतिनिधि जवाबदार है। क्यों जवाबदार है? क्योंकि इनकी जिम्मेदारी थी कि उनको वहाँ पे आपके लिए रोजगार लाने की। यहाँ रोजगार नहीं लाए जा रहे हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट नागपुर में आने वाले, यहाँ से रफू चक्कर हो रहे। मैं उसी पे आने वाला था कि जैसे देखा है हमने कि बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो गुजरात शिफ्ट हो गए, कुछ यूपी में गए, बच्चे भी जा रहे हैं ठीक है। तो अभी हमको ये देखना पड़ेगा कि गुजरात में ऐसा क्या है जो नागपुर में नहीं है। गुजरात में ऐसा क्या है? सही में अहमदाबाद में देख लो कुछ प्रोजेक्ट्स गए, सूरत में देख लो, यूपी में भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। देखो, लेकिन नागपुर का क्या है? इसके पीछे मुझे मेरे ऑब्जर्वेशन से दो चीजें पता चली। एक तो यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, इनकी मंशा नहीं है कि यहाँ के बच्चों को रोजगार मिले। यहाँ के बच्चे अपने माँ बाप को ऐसे ही हाल पे छोड़े और वो बाहर काम को जाए, ताकि इनके माँ बापों की जो जमीनें यहाँ पे इस क्षेत्र में है वो अपने दोस्त बिल्डरों को बेचे, अभी जो बड़ा सा धंधा चल रहा है, या तो फिर उनको बताए कि सिर्फ आप हमें वोट करो, हम आपको ये करेंगे, ऐसा है। और दूसरी बात, यहाँ जो खुद से आना भी चाहती है कोई इंडस्ट्री, तो उस इंडस्ट्री से अपना कैसा वसूली हो। मुझे तो सीधा दिखता है ना कि अपना वसूली देख रहे होंगे ना, ये इस राज्य की या इस शहर की या इस जिले की कोई भलाई हो, ऐसा तो मुझे कोई नज़र से आज तक तो दिखा नहीं है कि ये प्लांट लाया और इसकी वजह से इस शहर के, इस कॉन्स्टिट्यूंसी के बच्चों को वहाँ पे जॉब मिली और उनका कुछ भला हुआ होगा। ये जॉब क्या देते हैं? अभी इन्होंने बड़ा रोजगार मेला हमारे 10-15,000 20,000 यूनिवर्सिटी में, हाँ, और उसका बड़ा सा फ्लेक्स लगा के पब्लिसिटी हुई। जितना पब्लिसिटी में खर्चा किया उसका टोटल अमाउंट जोड़े ना तो बच्चों का पेमेंट भी नहीं हुआ होगा उतना। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो रोजगार मेला वगैरह होता है जी, उसमें ये लोग, चलो इंटरव्यूज वगैरह हो रहे हैं, मैं मानता हूँ, उसमें से कितने परसेंटेज होंगे जिनको नागपुर में ही जॉब लग रहा है? देखो, यहाँ पे जो एग्जिबिटर्स होते हैं, पहली बात, मैं अभी खुद उस रोजगार मेला में भी घुमा हूँ। यहाँ के जो लोकल्स एग्जिबिटर्स होते हैं, जो कि इनके ही मतलब ठेकेदारों से रिलेटेड कुछ कंपनियाँ होती है, सीधी बात, और उनके ही कुछ बुलाए हुए कंपनी के बच्चे होते हैं कि मुझे ये कार्यक्रम में अपने को बहुत बड़ा रोजगार का आंकड़ा दिखाना है और सिलेक्ट करना है। बच्चे बड़ी आशा से जाते हैं। क्यों जाते हैं? कि अभी मुझे रोजगार मिले, ताकि मेरे घर पे मैं कुछ अच्छा करूं, मेरे माँ बाप का सहारा बनूं, या मेरी जो भी अपनी नीड्स है वो पूरी करें। बच्चे बड़ी आशा से उस रोजगार मेला में जाते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, इनको अपनी पब्लिसिटी की बैग वगैरह मिल जाती है, ये फॉर्म वॉर्म फिलअप करते हैं, फिर वहाँ पे वो इंटरव्यू लेते हैं, और इंटरव्यू लेने के बाद उनको जॉब मिलती है 8,000 से शुरू, 15,000 से ख़त्म। और बड़े बड़े इंजीनियर नागपुर शहर में, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जिनका नाम अच्छा है, रेपुटेशन है, वहाँ के बच्चे यहाँ उनके लायक काम नहीं मिल रहा है, इसलिए बाहर भी है, और बाहर जा रहे हैं। क्यों ना जाए? उनके नॉलेज की कदर तो हो। बिल्कुल, उनके नॉलेज की यहाँ कदर। सेम एजुकेशन है, एजुकेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा, बट उसी एजुकेशन की वैल्यू बाहर कुछ और है, नागपुर में कुछ और। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो लोक प्रतिनिधि है, ये यहाँ पे पूरे के पूरे फेल हो चुके हैं, और फेलिवर लोग इस कॉन्स्टिट्यूंसी के या इस शहर का नेतृत्व नहीं कर सकते। क्यों करे वो? उन लोगों ने अपना विजन लेके उन बच्चों को रोजगार देना चाहिए। उन अपने खुद के कार्यकर्ता जिन्होंने उनको चुना के दिया, उनके कार्यकर्ताओं के बच्चों को तो दो, उनके भतीजों को तो दो, उनकी भांजियों को दो, उनकी बेटियों को तो काम दो।
आज मुझे कोई भी बड़ा से बड़ा जो कोई भी राजकीय पार्टी का कार्यकर्ता हो और मुझे बोले क्या मेरी बेटी को यहाँ जॉब लगा के दिया या मेरे, बता ही नहीं सकते, क्योंकि उनके नेता ने उनके लिए काम नहीं किया। अगर मुझे लोगों ने चुन के दिया तो मैं इस शहर के अंदर में उस रोजगार भवन का निर्माण करूंगा जहाँ पे उन बच्चों के लिए उस सुविधाएं उपलब्ध हो। आपको पता है इस मतलब एक अलग से सिंडिकेट होता है, क्या होता है मालूम है, इस शहर में भी चल रहा है और इस कॉन्स्टिट्यूंसी में वो सिंडिकेट होता है कि कंसल्टेंसी, दो पेमेंट हो, वो बच्चा 2 महीने मेहनत करेगा और उसकी कमाई ये कंसल्टेंसी खाएगी। क्यों इतने ये कमाई दान करने के लिए दी है क्या उसको? वो मेहनत करेगा, सुबह घर से निकलेगा, बहुत बड़ा धंधा है ये। तो ये किन के लोग हैं आप इसको ऑब्जर्व करो, ये किन के लोग हैं, ये इनके लोग हैं जो चुन के आपने जिनको दिया ना, जो आपके बच्चे की कमाई खा रहे ना, ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनने आपके बच्चों को अभी 2 महीने की कमाई खाने के लिए टपे हुए हैं, उन लोगों के नेताओं के पाले हुए लोग हैं। अच्छा, तो ये जो कमाई खाने वाली जो बात है, हाँ, उस पे मेरा तो पूरा विरोध है इस पे, क्योंकि ये वो बच्चा मेहनत करेगा, उसकी माँ उसको उसकी नौकरी के लिए उसको 2 महीने के लिए उसका टिफिन, आप सोचो वो बच्चा मेहनत कर रहा है, रोज उठ के वो जॉब पे जा रहा है और 2 महीने का पेमेंट दे रहा है उसको। आपको बताओ इस शहर के अंदर में आज कम से कम पेट्रोल पंप की संख्या कितनी है, वहाँ के एम्प्लॉयज की संख्या कितनी है। आप साधा उदाहरण लो, आप कोई पेट्रोल पंप पे जा रहे हो जो आपको 12 घंटे वहाँ पे ड्यूटी करनी है, उसको पेमेंट कितना मिलना चाहिए? उसको मिलता है 7-8 हज़ार 6 हज़ार, वो 12 के ऊपर जाता नहीं है, उसको उसका भी ठेकेदार होता है। मतलब उनको जितना पेमेंट मिलना चाहिए उतना पेमेंट नहीं होता है। ये तो उनकी बात हुई। नागपुर के अंदर में स्टार बस, वो उसके ड्राइवर्स कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, हाँ, उनका भी पेमेंट कितना जाना चाहिए? 20 के आसपास। हाँ, तो 20 मिनिमम वेज जाना चाहिए ना, मिनिमम 20 रहना चाहिए। अरे नहीं जा रहा है ना, ये तो दिक्कत है। मैं उन लोगों को भी कहता हूँ कि यार ऐसा प्रतिनिधि चुन के दो जो तुम्हारी आवाज उठाए, जो बच्चा, मैं आपका बच्चा हूँ, आपका भाई हो, आवाज उठाना चाहता हूँ, मतलब उसको साथ दो। कितने पे काम कर रही है ड्राइवर्स वगैरह? ये ड्राइवर्स वही 8 हज़ार 10 हज़ार 12 हज़ार 15 हज़ार, खत्म। इनको उसके ऊपर जॉब नहीं मिलता है, पैसा भी नहीं मिलता है वहां पे। तो मतलब अगर ये नागपुर या महाराष्ट्र के बाहर में जॉब करे या फिर फ्रीलांस में ऐसा करे, मतलब जो, अरे वो चलो उबेर चलाएंगे तो आ जाएगा उनको, मतलब वो कम से कम उनका 20-25 हज़ार निकले तो घर तो चले, सिलेंडर तो आए, किराना तो भरे, उसकी भी हालत खराब हो गई है। सिलेंडर बच्चे को तो पढ़ाए, बच्चे को किराना पे नहीं आते, वो दिल का मुद्दा है वो सिलेंडर, किराना, सब्जियों के दाम। नहीं तो वो सब सोचना चाहिए, इसके खिलाफ आवाज उठाने वाला प्रतिनिधि चाहिए ना। आप उनको चुनते हो जो सिर्फ सिंडिकेट का भाग है। सिंडिकेट का भाग मतलब सिर्फ जिनके पास पैसा है, जो खानदानी रसूखदार घरों से आए हुए हैं, या तो उनका माँ बाप कोई पॉलिटिक्स में है, या तो उनका खुद के बहुत बड़े बिजनेसमैन है। इन लोगों को आप चुन के दे रहे हो। बिजनेसमैन आपका सवाल उठाएगा? सवाल उठाना तो बात की बात है, मतलब कुछ काम करेंगे तो सवाल उठाना बनता है। काम ही नहीं कर रहे, हाँ, तो कॉन्स्टिट्यूंसी में दिख नहीं रहे, लोगों को मिलने का जरिया नहीं है। 2013 के वीडियोस देखो आप, 2013 में जो वीडियोस थे, विदर्भ वेगड़ा, ठीक है, अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है इलेक्ट्रिसिटी की, वो कैपेसिटी सबसे ज्यादा एक तो विदर्भ साइड में हो रही है, नागपुर के पास कोराडी में आई थिंक सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है। तो इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज कंज्यूम्ड बाय पुणे एंड देन मुंबई। फिर भी नागपुर में इलेक्ट्रिसिटी के जो यूनिट के रेट्स हैं वो सबसे ज्यादा है। मुझे पता है इन लोगों का आवाज मुझे बनना है, क्योंकि कोई लोग इनका आवाज उठा नहीं रहे। मैं आवाज उठाने के लिए तैयार हूँ, लोगों ने मुझे साथ दी तो मैं लोगों को न्याय देने के लिए पुरजोर कोशिश करूंगा और उनको न्याय दिलवा के रहूंगा। ठीक है, तो मतलब इन केस लोग आपको चुन के देते हैं, बिल्कुल, तो जैसा अपना अभी संवाद हुआ, हाँ, तो मुझे उसमें से जो आउटपुट निकला है कि आपके मेन मुद्दे सबसे पहले तो हेल्थ, दूसरा एम्प्लॉयमेंट, हाँ, एजुकेशन। नागपुर शहर में मैं अगर यहाँ पे लोक प्रतिनिधि बना
तो यहाँ पे लोगों को जो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम है ना उसको मैं सुधारूंगा और उसको सिर्फ एक लोक प्रतिनिधि सिस्टम को शिस्त में लाके ही उसको दुरुस्त कर सकता है और वो मैं करूँ। एजुकेशन जो है ना नागपुर का, मैं बताना चाहूँगा, सपोज आप कैसे इंजीनियरिंग करते हो कोर ब्रांच पे, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, तो उसके बाद आपको इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर तक आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे मेरे को कोर जॉब लगने नहीं वाला नागपुर में। ठीक है, चलो अगर कोर में ही घुसना है तो सैलरी क्या मिलेगी एक इंजीनियर को जिसने 4 साल हर एक साल की फीस 1.5 से 2 लाख की जो भरी है, मतलब टोटल 8 लाख और ट्रैवल वगैरह मिला के चलो 10 लाख की फीस उसने 4 साल में भरी है। वो इंजीनियर को सैलरी ऑफर होती है एज अ फ्रेशर 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, और एम्प्लॉयर खुल के इंटरव्यू में उसको बोलता है कि फ्रेशर को कुछ नहीं आता। तो दिस मीन्स द कंपनीज आर नॉट गेटिंग व्हाट दे वांट। हमारा एजुकेशन सिस्टम उनको ये पढ़ा ही नहीं रहा है कि इंडस्ट्री को क्या चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में उन्होंने बोला कि हम स्किल डेवलपमेंट करेंगे। कौन सी स्किल दे रहे हो? नहीं दे। मतलब एम्प्लॉयर को स्किल नहीं मिल रही है भैया, हमने तो वही पढ़ा जो हमको सिखा गया, मतलब इंजीनियरिंग में था वही हमने पढ़ा, उसके बाद तुम बोल रहे हो कि हमको जो चाहिए वो तेरे को आता ही नहीं, हमको फ्रेशर पे भरोसा नहीं है। मतलब यहाँ के एम्प्लॉयर्स यहाँ के एजुकेशन सिस्टम पे इनडायरेक्टली ये सवाल उठाते हैं कि तुम इनको पढ़ा क्या रहे हो। ये तो आप बोल रहे थे स्किल डेवलपमेंट, अभी तो इनका सीधा जो लोक प्रतिनिधि और यहाँ के ये जो पूरा महाराष्ट्र कंट्राक्टदारों के हाथ में है, इनको सिर्फ लेबर चाहिए। और ये प्राइमरी एजुकेशन से लेके हायर एजुकेशन तक सिर्फ और सिर्फ ये इस देश में अभी ये राज्य में सिर्फ लेबर बनाना चालू है, ऐसा मेरे ऑब्जर्वेशन में है। आपको अगर ऐसे लगता है कि इस देश में अभी हमें ब्रिलियंट माइंड बनाना चालू है, अगर ब्रिलियंट माइंड बनाए तो ये सवाल पूछेंगे, और सवाल पूछेंगे तो इनको फिर जवाब देना होगा, और इनको वो जवाब ना देने पड़े इसके लिए इनको लेबर बनाना ये ज़रूरी है। इसलिए प्राइमरी एजुकेशन नागपुर शहर में प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन की जो हालत हो रही है ना, ये इस वजह से है। बोल रहे हैं, अभी आपको बताऊँ, सत्ता में अभी बहुत बड़ी पार्टी है, भाजपा है या कांग्रेस है, जो भी है सत्ता में भाजपा है। इन्होंने नागपुर शहर में बड़े इंस्टीट्यूशन लाए। मेरा हमेशा सवाल रहा है कि आपने गरीब को दृष्टिकोण में रख के लाया है क्या? नहीं। आप अगर IIMs में जाओ, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है ना, एम्स में जाओ, IIM में जाओ, एम्स एक गवर्नमेंट के ना, मैं एम्स है, मैं गरीब का बच्चा हूँ, मैं बहुत ब्रिलियंट हूँ, मेरा उसकी एंट्रेंस होती है ना, उसमें फर्स्ट रैंक है। मैं कैटेगरी से भी बिलोंग करता हूँ। उसकी फीस कितनी है? 8 लाख से स्टार्ट होती है और कैटेगरी, हाँ, और ओपन 24। और मैं गरीब का बच्चा हूँ, ऑल इंडिया रैंक अच्छी आई है, और मुझे कोई बैंक लोन देगी। और जॉब कितने का लग रहा है? वही, अब बताओ, वसूली शुरू नहीं है क्या? हाँ, मतलब इंजीनियरिंग पे मैं फिर से आता हूँ, ज़्यादा मेरे को एक्सपीरियंस। हाँ बिल्कुल, आप इंजीनियरिंग पे बोलिए। मतलब 8 लाख से 10 लाख फीस भरने के बाद जॉब लगता है। अगर नागपुर में लग गया और गलती से चलो अच्छा लग गया तो 2.5 LPA और 3 LPA। यस जी, आपको बताओ, कुछ दिन मतलब पहले मेरी 4 साल की फीस रिकवर करने के लिए मेरे को 4 साल और लगेंगे, उसके बाद में आऊंगा प्रॉफिट में। कुछ दिन हम लोगों ने, हमारे दोस्त थे, हम यूथ ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, हम लोगों ने सोचा कि नागपुर शहर में आत्महत्या कितनी हो रही होगी, इसका एक आंकड़ा निकाले। हम लोग काम कर रहे थे, उसमें सबसे ज्यादा आत्महत्या करने वाले इंजीनियर थे। ऑब्वियसली प्रेशर इतना है। अभी 1 साल हो गए। उसके बाद नागपुर में आप देखोगे ड्रग्स बहुत बढ़ रहा है, स्टूडेंट्स के बीच में ड्रग्स ज्यादा है। जो इनके यूथ विंग है ना, मैं पार्टियों से पूछना चाहता हूँ, जो आपका स्टूडेंट्स जो यूनियन है, चाहे कांग्रेस का हो चाहे ABVP, बिल्कुल स्टूडेंट विंग से लेके हो या आपका यूथ विंग हो, उसको आप उनको, हाँ, ये ड्रग्स के लिए काम क्यों नहीं कर रहे? नेशन फर्स्ट बोल रहे हैं, लेकिन वो कितनी खतरनाक शौक हो रहे हैं बच्चों के। माँ बाप परेशान हो रहे हैं लत लगने के बाद। मैं तो उन माँ बापों को भी बोलना चाहूंगा
कि आप ऐसे प्रतिनिधि चुन के दे रहे हो जो आपके बच्चों को बिगाड़ने के लिए खत पानी डाल रहे हैं, वो आवाज़ नहीं उठाते, उसको रोक नहीं लगा रहे। क्यों नहीं लगा रहे? क्यों कि उनसे जिन लोगों के ये धंधे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं, वो लाइन जो उनकी बर्बाद हो रही है, इसके पीछे आपका लोक प्रतिनिधि भी है, क्योंकि वो इसके खिलाफ बोलता नहीं है। पुलिस प्रशासन के ऊपर भी उसका निगरानी होनी चाहिए कि बताना चाहिए कि मेरे कॉग्निजेंस में ये लोग आए हैं, यहाँ पे ये गलत काम हो रहा है, मेरे शहर को गंदा किया जा रहा है, मेरा शहर खराब हो रहा है, मेरा यूथ यहाँ पे बर्बाद हो रहा है। ये काम किसका है? ये इस शहर के लोक प्रतिनिधि का है कि उस शहर को साफ रखे, इस शहर को शुद्ध रखे। ये काम एक लोक प्रतिनिधि का है। उन लोगों ने बड़ी आशा से उसको चुन के दिया है, वो आवाज नहीं उठाता है। सड़क यहाँ पे लोगों को तकलीफ हो रही है, उन माँ बापों को तकलीफ हो रही है, उनका बच्चा यंग एज में जा रहा है। क्यों जा रहा है? बहुत बड़ा इशू है ये तो उन माँ बापों की गलती है, उन्होंने वो गलत आदमी को वोट किया। वोट वो चीज होती है सर, वोट एक ऐसा कीमती अपना दान होता है जिसकी वजह से अपनी पीढ़ियां डिपेंड होती है। आपने अच्छे को चुना ना, तो आपकी पीढ़ियां 100 साल तक इस शहर का नाम बन जाएगा, एक अच्छी समाज बन जाएगा। अगर आपने एक गलत इंसान को चुन के दिया ना, तो आपकी पीढ़ियां बर्बाद हो रही है। नागपुर शहर के अंदर सबसे ज्यादा आत्महत्या इंजीनियर कर रहे हैं, यूथ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? प्रेशर सर, प्रेशर है जॉब का, प्रेशर है एजुकेशन का, प्रेशर है आगे क्या होगा। आज तो बहुत खतरनाक प्रेशर है। मेरे उन भाइयों को बोलूंगा कि आपके बाल जो पक रहे हैं ना, और स्ट्रेस की वजह से पक रहे हैं। और जो नेपोटिज्म वाले किड्स होते हैं ना, हाँ, वो बाहर है। वो भाई वो एजुकेशन कंप्लीट करके डायरेक्ट इंडिया के बाहर, बिल्कुल डायरेक्ट इंडिया के बाहर मस्त वहाँ पे अपना हायर एजुकेशन करेंगे और वापस कभी आएंगे या नहीं आएंगे, आए तो भी पॉलिटिक्स में आएंगे। ऐसा सीन हमको अभी देखिए, लोकशाही में अभी जो जरूरत है, सत्ता परिवर्तन की जरूरत नहीं है। ये जो सत्ता परिवर्तन से सिर्फ चेहरे बदलते हैं, नियत नहीं बदलती। अभी अपने को नियत के साथ में अपने को अच्छे लोगों की भी जरूरत है। बिल्कुल। और अच्छे लोग आने के लिए अच्छे लोगों ने घर से निकल के वहां पे मतदान करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से लोगों को विनती करूंगा कि अपने बच्चों के लिए, अपनी पीढ़ी के लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए, अपने शहर के स्वास्थ्य के लिए, अपने शहर के उन्नति के लिए एक अच्छे लोक प्रतिनिधि को चुन के दो। आप ऐसे लोक प्रतिनिधि को चुन के दो आपके बीच में से हो, कोई घरानेशाही से ना आया हुआ हो। आपके मतदान में वो ताकत है ना, कि उस ताकत की वजह से आप एक बहुत ही सुनहरा भविष्य अपने शहर के लिए, अपने बच्चों के लिए और इस स्टेट के लिए और देश के लिए ला सकते हो। और ऐसे स्ट्रीम में बच्चे लोग, अच्छे लोग भी आने चाहिए। आगे जाके आपकी पीढ़ी का जो नुकसान होने वाला है वो नहीं होगा। चलो इसी के साथ अंत करते हैं इस वीडियो का। हाँ, मैं आपको बता दूं, मैं नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र का उम्मीदवार हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह बैट है और इस बैट से अभी आप लोगों को ऐसी अब पारी खेलनी है कि इस बार कुर्सियां इस तोड़नी शहर है। की, हाँ, कुर्सियां तोड़नी है या पारी खेलनी है। आपको इस शहर के अंदर में एक अच्छे बच्चे को, आपके बच्चे को चुन के लाओ। आपका बच्चा आपके लिए काम करेगा। मेरे भाइयों के लिए, मेरी बहनों के लिए मैं काम करूंगा और ऐसा काम करके दिखाऊंगा इस 5 साल के अंदर में कि आप लोग बोलेंगे कि हमने, हमारा जो मतदान किया वो सफल रहा। हमारी पीढ़ियां इससे बहुत गौरव महसूस कर रही है। धन्यवाद। धन्यवाद।